हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में इसे रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली हमको इस टॉपिक में तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज है ब्लड यानी कि हमारा खून। ठीक है, दूसरी चीज जो हमको इस टॉपिक में पढ़नी है वो है हमारे ब्लड वेसल्स आप समझते ही हैं, जो हमारी बॉडी में जो नसें हैं, जिन नसों के माध्यम से हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और तीसरी चीज जो हमको इस टॉपिक में पढ़नी है वो है हमारा हार्ट यानी कि हमारा दिल। ठीक है, तो बेसिकली हमको इन तीन चीजों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है और वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे ब्लड। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ब्लड क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड की स्टडी को बोला जाता है हिमेटोलॉजी। ब्लड की मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें सिर्फ ब्लड की स्टडी करी जाती है, उसको हम हिमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी को हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब सवाल यह है कि ब्लड होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉडी में फ्लो करता है। मैं समझाता हूं आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब। पहले आप लिख लें, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टिश्यू का क्या मतलब होता है। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी कि जब सेल्स का जो बहुत सारे सेल्स का जब एक साथ इकट्ठा होते हैं, जब बहुत सारे सेल्स, तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनती है हमारी पूरी बॉडी। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टिश्यूज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। अब हम ब्लड को टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है कि हमारे ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, और तीसरे हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, इन तीनों से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। अगर हमारा ब्लड इन तीनों टाइप के सेल से बन रहा है, इट मींस कि ब्लड भी जो है एक टिश्यू हुआ, ब्लड भी जो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स हुआ, इसका मतलब ब्लड भी एक टिश्यू हुआ। ठीक है, दूसरी बात, ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम ब्लड को फ्लूइड बोल सकते हैं। ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम ब्लड को फ्लूइड बोल सकते हैं। अब सवाल यह है कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है। हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में हमारा ब्लड फ्लो करता रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसलिए हम ब्लड को कहते हैं कि ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, और क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है तो इसलिए हम उसको ब्लड को जो है हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी बात, ये तो हमने लिख लिया कि स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का कलर कैसा होता है? देखिए, ब्लड इज डार्क रेड इन कलर। ब्लड इज डार्क रेड इन कलर। हमारा जो ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का होता है। जो हमारा ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का होता है। ये अभी मैं जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ये आपको सिर्फ ब्लड के बारे में लिखवा रहा हूं कि ब्लड के बारे में आपको एक बार इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ब्लड जो होता है वो डार्क रेड कलर का होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है, ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर with pH 7.4. Blood is slightly basic in nature with pH 7.4.
अब ये बात समझ में नहीं आई कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये पीएच क्या होता है, और बेसिक तो आपको पता ही होगा बेसिक का क्या मतलब है। देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा था कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब कंपाउंड्स को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, छोटा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कंपाउंड्स, अगर किसी को नहीं पता तो। आपने एलिमेंट्स पढ़े होंगे, एलिमेंट्स लगभग 118 से 120 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब क्या है एलिमेंट्स हैं। इन सब हर एक एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है और अपना एक एटॉमिक मास होता है, ठीक है। 9th क्लास में आपने लगभग 20 तक एटॉमिक नंबर याद किए होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरीके से करके आपने 20 एटॉमिक नंबर तक याद किया होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जब ये एलिमेंट्स जब ये कंबाइन होते हैं तो इनको कंबाइन करने से जो बनता है वो होता है कंपाउंड, ठीक है। जो कंपाउंड्स होते हैं इनको बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कंपाउंड्स को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एसिड्स, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है सॉल्ट्स। एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स, ये उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी के आधार पर उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एसिड्स, बेस और सॉल्ट, ठीक है। फिलहाल हमको सॉल्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करनी है, फिलहाल हम देख रहे हैं एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। हालांकि एसिड और बेस के बारे में भी डिटेल में हम इसी 10th क्लास की केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है, उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। हमारी 10th क्लास में जो केमिस्ट्री का जो 2nd चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसमें हमको डिटेल में पढ़ना है एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, ठीक है। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हालांकि एसिड्स और बेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा क्योंकि आपने 8वीं क्लास में साइंस में एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, एसिड और बेस के बारे में 8th क्लास की साइंस में, 8th या 7th क्लास की साइंस में, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि एसिड्स और बेस की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके आधार पर डिसाइड होता है कि कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड बेस है, ठीक है। बट फिलहाल मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता हूं। एसिड्स के अंदर खूबी होती है कि एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे स्वाद के होते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे स्वाद के होते हैं, यानी कि सोर टेस्ट के होते हैं, आगे बात समझ में। और बेस के अंदर खूबी होती है कि बेस जो होते हैं वो कड़वे स्वाद के होते हैं, यानी कि बिटर टेस्ट के होते हैं, बिटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है और बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। हालांकि सिर्फ इन्हीं आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एसिड है या बेस है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। एसिड्स के अगर एग्जांपल्स के बारे में बात करी जाए तो आपने देखा होगा नींबू का रस जो है ये भी एसिड होता है, टमाटर का रस जो है ये भी एसिड होता है, उसी तरीके से जो सिरका होता है ये भी एक एसिड है, उसी तरीके से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि लैब में आपको देखने को मिलेगा वो भी एक एसिड है। अब हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है, टमाटर का रस भी एसिड है, नींबू का रस भी एसिड है, सिरका भी एसिड है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बेस के एग्जांपल देखे जाएं तो जो टूथपेस्ट जो हम यूज करते हैं वो भी एक बेस होता है, साबुन का पानी जो है वो भी एक बेस है, और सर्फ का जो पानी होता है, सर्फ डिटर्जेंट जो कि कपड़े धोने में यूज होता है, उसका पानी जो होता है अगर उसको पानी में घोल दिया जाए तो वो भी एक बेस है, ठीक है। उसी तरीके से जो खाने वाला सोडा होता है जो खाने में यूज किया जाता है, ठीक है, जो बेकिंग सोडा की बात कर रहा हूं मैं, तो वो भी एक प्रकार का बेस है, ठीक है। तो हमने अलग अलग एग्जांपल देखे एसिड्स और बेस के। सवाल हमारा ये है कि भाई देखिए एसिड्स में हमने देखा कि HCl भी एसिड है, नींबू का रस भी एसिड है, टमाटर का रस भी एसिड है, और विनेगर यानी कि सिरका भी एसिड है। सवाल यह है कि इन सारे एसिड में कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा एसिड सबसे ज्यादा वीक है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है या आपने सुना होगा कि HCl इतना स्ट्रांग एसिड होता है कि HCl अगर हमारी स्किन पर गिर जाए तो हमारी स्किन जल जाएगी, ठीक है। बट अगर नींबू का रस देखा जाए तो नींबू का रस भी तो एसिड ही है, लेकिन नींबू का रस स्किन पर गिर जाए तो स्किन नहीं जलती है, ठीक है। बट अगर हाँ नींबू का रस मतलब इतना वीक भी नहीं होता है नींबू का रस, बस हाँ ये कह सकते हैं कि वो स्किन हमारी नहीं जला सकता, लेकिन अगर नींबू का रस अगर दांत पर पड़ जाता है तो दांत खट्टे हो जाते हैं। इसका मतलब थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नींबू के रस में भी होती है, ठीक है। HCl के अंदर स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी पावर ज्यादा होती है, और नींबू के रस जो कि ये भी एक एसिड है इसकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो सवाल मेरा ये है कि एसिड तो ये बहुत सारे हैं, एसिड तो बहुत सारे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा एसिड जो है वो ज्यादा वीक है, ठीक है। कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है। वही कहानी बेस में भी होती है, बेस में भी बेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस जो है स्ट्रांग है और कौन सा बेस जो है वीक है। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्केल बनाया जिसका नाम था पीएच स्केल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इतना आप नोट कर लें फिर मैं इरेज करके बताता हूं आपको। चलिए आई होप आपने लिख लिया होगा।
चलिए, तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्केल बनाया। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्केल बनाया जिसका नाम था पीएच स्केल। पीएच स्केल, इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती हैं। 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती हैं, जिसमें सबसे बीच में होता है 7 नंबर। सबसे बीच में होता है 7 नंबर, और यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं ऐसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, फिर इस तरीके से 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और ये 14। ठीक है, इस तरीके से स्केल पर ये नंबर लिखे होते हैं। इन नंबर्स को हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। इन नंबर्स को पीएच वैल्यू बोलते हैं। हालांकि इनके बीच के भी नंबर हो सकते हैं, मतलब 1.2, 1.3, 1.5 इस तरीके से भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, बट वो होते हैं 0 से लेकर 14 तक, बीचों बीच होता है 7 नंबर। ठीक है, सोरेनसन ने ये बताया था। अच्छा, एक चीज और, ये तो हो गई हमारी पीएच वैल्यू। और जितने भी एसिड्स या जितने भी बेस होते हैं, हर एक एसिड की अपनी एक पीएच वैल्यू होती है, हर एक बेस की अपनी एक पीएच वैल्यू होती है, सबकी अपनी अलग अलग पीएच वैल्यू होती है। जैसे कि नींबू के रस की अपनी अलग पीएच वैल्यू होगी, ठीक है, टमाटर के रस की अपनी एक अलग पीएच वैल्यू होगी, HCl की अपनी एक अलग पीएच वैल्यू होगी, उसी तरीके से जो टूथपेस्ट होता है उसकी एक अपनी अलग पीएच वैल्यू होती है। हर एसिड्स या हर बेस की अपनी एक पीएच वैल्यू होती है। सोरेनसन ने बताया था कि अगर किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू, अगर किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 7 से छोटी होती है, ध्यान दीजिएगा, सोरेनसन ने बताया था कि अगर किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 7 से छोटी होती है तो वो एसिड्स की कैटेगरी में आएगा। यानी कि 7 से छोटी, इट मींस 0 से लेकर 7, मतलब 7 नहीं होगा, 7 से छोटा, 0 से लेकर 7 तक के बीच में अगर किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू होगी तो वो एसिड्स कहलाएंगे, यानी कि वो एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उसके बाद सोरेनसन ने यह बताया था कि अगर किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 7 से बड़ी होती है, 7 से बड़ी मींस 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकती है, 14 तक। अगर किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 7 से बड़ी होती है 14 तक, तो वो बेस की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि वो बेस कहलाएंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, यानी कि एक बात हमको ये समझ में आ गई कि पीएच वैल्यू से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो चीज एसिड है या वो बेस है। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड आपको किसी ने दिया और किसी ने बोला कि इसकी पीएच वैल्यू 5.5 है, इसकी पीएच वैल्यू 5.5 है, तो 5.5 इधर कहीं आएगा, इसका मतलब 7 से छोटा होगा। और अकॉर्डिंग टू सोरेनसन जो है 7 से छोटी पीएच वैल्यू जिसकी होती है वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 5.5 पीएच वैल्यू वाला जो कंपाउंड होगा वो एसिड होगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि किसी ने कंपाउंड दिया और उसकी पीएच वैल्यू, उसने बोली कि इसकी पीएच वैल्यू 9 है, तो इसकी पीएच वैल्यू 9 है, इट मीन 7 से बड़ी है, और 7 से बड़ी पीएच वैल्यू वाले को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आप घबराएं ना, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 7 से छोटी पीएच वैल्यू वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं, और 7 से बड़ी पीएच वैल्यू वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। चलिए, तो हमको यहाँ से एक बात तो ये समझ में आ गई कि पीएच वैल्यू कहीं ना कहीं हमको एक बारे में एक तो ये बताता है कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है। पीएच वैल्यू से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है। दूसरी बात, मुद्दा हमारा ये है कि मान लीजिए कि हमको किसी ने 3 कंपाउंड दिए, मान लीजिए हमको किसी ने 3 कंपाउंड दिए, एक कंपाउंड है ए, दूसरा कंपाउंड है बी और तीसरा कंपाउंड है सी। ठीक है, मान लीजिए किसी ने हमको 3 कंपाउंड दिए और बोला कि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो है 2, इसकी पीएच वैल्यू जो है वो है 3 और इसकी पीएच वैल्यू जो है वो है 5। ठीक है, अब देखिए, ये पीएच वैल्यू 2 है, इसकी पीएच वैल्यू 3 है, इसकी पीएच वैल्यू 5 है। इसका मतलब इन तीनों की पीएच वैल्यू 7 से छोटी है। अब अगर इन तीनों की पीएच वैल्यू 7 से छोटी है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों ही एसिड हुए, ये तीनों के तीनों ही एसिड हुए। ठीक है, एसिड ये भी हुआ, एसिड ये भी हुआ, एसिड ये भी हुआ। क्यों? क्योंकि तीनों की पीएच वैल्यू 7 से छोटी है, और 7 से छोटी पीएच वैल्यू जिसकी होती है वो सब एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों ही एसिड है। ये बात तो समझ में आ गई कि ये तीनों एसिड हैं। सवाल ये है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा इन तीनों में? तो ध्यान रखिएगा, एसिड के केस में पीएच वैल्यू जितनी घटती है, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एसिड के केस में पीएच वैल्यू जितनी घटती है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड के केस में पीएच वैल्यू जितनी घटेगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू इधर घटती जाएगी, ठीक है, मैं एरो जिधर दिखा रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे पीएच वैल्यू इधर की तरफ घटती जाएगी, ये एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ए, बी और सी में से सबसे छोटी पीएच वैल्यू किसकी है? वो है ए की पीएच वैल्यू सबसे छोटी है, 2 है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और इससे वीक एसिड होगा 3 वाला, और इससे भी वीक एसिड होगा 5 वाला। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से अगर हम बेस के बारे में बात करें तो बेस के बारे में ध्यान रखिएगा कि बेस की पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, बेस की पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी ने हमको 3 बेस दिए ए, बी और सी, और इनकी पीएच वैल्यू मान लीजिए इनकी पीएच वैल्यू, एक की पीएच वैल्यू दे दी 8, एक की पीएच वैल्यू दे दी 10 और एक की पीएच वैल्यू दे दी 13। ठीक है, मान लीजिए 3 बेस दिए किसी ने ए बी सी, एक की पीएच वैल्यू 8 दी, एक की पीएच वैल्यू 10 दी, एक की पीएच वैल्यू 13 दी। सबसे पहली बात तो ये है कि तीनों की पीएच वैल्यू 7 से बड़ी है, इसका मतलब तीनों बेस हैं। दूसरी बात, हमने अभी देखा कि बेस के केस में पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, यानी कि 8, 9 और 10 में सबसे बड़ी पीएच वैल्यू सी की है, 8, 10 और 13 में सबसे बड़ी पीएच वैल्यू सी की है। ठीक है, तो सी जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इससे कम मतलब इससे वीक बेस होगा ये बी, और इससे भी वीक बेस होगा ये 8 वाला, यानी कि ए। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा कि 7। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, वो ना ही एसिड की कैटेगरी में आता है ना ही वो बेस की कैटेगरी में आता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल है। वो उसको हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। यानी, और इसका एग्जांपल है हमारा वाटर। जो वाटर होता है ये ना ही एसिड की कैटेगरी में आता है ना ही बेस की कैटेगरी में आता है, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 7 पीएच वैल्यू वाली जो चीजें हैं, जो भी कंपाउंड हैं, वो न्यूट्रल कहलाएंगे। ठीक है, 7 से छोटी जिसकी पीएच वैल्यू होगी वो एसिड कहलाएंगे, 7 से बड़ी जिसकी पीएच वैल्यू होगी वो बेस कहलाएंगे। आगे बात समझ में? एसिड की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, बेस की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बारे में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इस पीएच स्केल से हमको 2 बातों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इस पीएच स्केल से, जिसको कि सोरेनसन ने बनाया था, इसके बारे में हमको इससे हमको 2 इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन तो हमको ये पता चलती है पीएच स्केल से कि कौन सी चीज एसिड है या कौन सी चीज बेस है। मतलब अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड का आपको पीएच पता चल गया, तो आप देख सकते हैं कि अगर उसका पीएच जो है अगर 7 से छोटा है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से छोटी है तो ऑब्वियसली वो एसिड होगा, और अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से बड़ी है तो ऑब्वियसली वो बेस होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पीएच स्केल पे जो ये पीएच वैल्यूज लिखी होती हैं, इससे हमको एक बात तो ये पता चलती है कि वो एसिड है या बेस है। दूसरी चीज, अगर उसकी पीएच, अगर वो एसिड है तो एसिड में जितनी छोटी पीएच वैल्यू होगी, अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो एसिड में जितनी छोटी पीएच वैल्यू होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और बेस में जितनी बड़ी पीएच वैल्यू होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इतना सब कुछ समझाने का मेन मुद्दा ये था कि हमको इस वाले पॉइंट का मीनिंग समझना था। ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर विद पीएच 7.4। हमने ये देखा कि जो हमारा खून होता है, यानी कि जो ब्लड होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, लेकिन बहुत ही स्लाइटली बेसिक होता है, मतलब बहुत ही वीक बेस होता है। ठीक है, और इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। आप देख भी सकते हैं, आपको पता है कि 7 न्यूट्रल होता है। 7 के बाद जो है पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको अभी बताया 7 के बाद पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसी तरीके से 7 के पीछे जैसे जैसे पीएच वैल्यू घटेगी एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आगे बात समझ में? लेकिन हमने देखा कि ब्लड की पीएच वैल्यू तो 7.4 है, मतलब 7 से हल्की सी ज्यादा है। इसका मतलब ये बेस तो है लेकिन बहुत ही वीक बेस होता है। हमारा जो ब्लड है वो बेस तो होता है लेकिन बहुत ही वीक बेस होता है। ध्यान रखिएगा, ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर विद पीएच वैल्यू 7.4। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट जिसको ना समझ में आया हो वो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्किप कर सकता है। ठीक है, बस ये एक पॉइंट को समझाने के लिए मुझे एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट समझाना पड़ा। हालांकि डिटेल में हमको केमिस्ट्री में पढ़ना ही है, तो वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि ब्लड की स्टडी को हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखी कि ब्लड जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा पॉइंट जो हमने देखा वो ये देखा कि जो हमारा ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का होता है। जो हमारा ब्लड होता है वो डार्क रेड कलर का होता है। और चौथा पॉइंट जो हमने देखा वो ये देखा कि ब्लड जो होता है वो बहुत ही वीक बेस होता है, यानी कि स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, और इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। 7.4 होती है। ठीक है, अब जो पांचवा पॉइंट हमको देखना है ब्लड के बारे में, जरा वो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो पांचवा पॉइंट हमको ब्लड के बारे में देखना है वो जरा ध्यान दीजिएगा। जो अमाउंट ऑफ ब्लड या
क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन एडल्ट मेल, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड होता कितना है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई एडल्ट है और वो मेल है, ठीक है, अगर कोई एडल्ट मेल है तो उसकी बॉडी में लगभग 5.5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, 5.5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। अब आपको याद होगा कि गांव वगैरह के लोग जो हैं वो कहते हैं, जैसे कि मतलब कभी कभार मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो बोलते हैं अरे यार उसका एक्सीडेंट हो गया, 1 बाल्टी खून निकला था उसका, मतलब 1 बाल्टी खून निकला था। अरे भैया 1 बाल्टी खून तो हमारी पूरी बॉडी में नहीं होता, कहाँ से पूरा 1 बाल्टी खून निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमारे एक अडल्ट मेल की बॉडी में लगभग 5.5 से 6 लीटर टोटल खून होता है। पूरी बॉडी का कुल खून मिला लिया जाए तो लगभग 5.5 से 6 लीटर खून होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर फीमेल की बात करी जाए, क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन एडल्ट फीमेल के बारे में बात करी जाए तो फीमेल की बॉडी में कितना खून होता है, जरा वो ध्यान लीजिएगा। फीमेल की बॉडी में जो खून होता है वो मेल की तुलना में लगभग आधा लीटर कम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो फीमेल की बॉडी में जो खून होता है वो होता है लगभग 5 से 5.5 लीटर, ठीक है। मेल की तुलना में फीमेल की बॉडी में लगभग आधा लीटर जो है वो खून कम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने ब्लड के बारे में 5 पॉइंट हमने देख लिए। सबसे पहली चीज, ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तीसरी चीज, जो ब्लड होता है इसका कलर जो है डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। चौथी चीज, ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। और पांचवी चीज जो हमने पढ़ी वो हमने ब्लड की क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि जो हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है, ठीक है। एक अडल्ट मेल की बॉडी में जो ब्लड होता है वो लगभग 5.5 से 6 लीटर के करीब होता है, ठीक है। एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड की जो मतलब जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो कहीं ना कहीं हमारे वेट पर भी डिपेंड करता है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको तो आपको बताया जाएगा वहां पर कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो हमारे वेट का 7% होता है, मतलब कोई व्यक्ति का वेट जितना ज्यादा होगा तो उसकी बॉडी में वेट जो है, उसकी बॉडी में जो ब्लड है वो भी ज्यादा होगा, यानी कि उसके वेट का 7% जो है वो ब्लड उसकी बॉडी में होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लड है वो हमारे वेट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये जो मैंने आपको वैल्यूज बताई है ये एवरेज वैल्यू है जो कि एनसीईआरटी डेटा में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन अडल्ट मेल इज 5.5 to 6 लीटर एंड द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन अडल्ट फीमेल इज 5 to 5.5 लीटर, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया हमारे ब्लड के बारे में। अब सवाल ये है कि इस ब्लड की जरूरत हमें अपनी बॉडी में क्यों पड़ती है, ब्लड का क्या रोल है हमारी बॉडी में, यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या रोल है हमारी बॉडी में और इस ब्लड की क्यों जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला फंक्शन हमारी बॉडी में ब्लड का क्या होता है। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो टॉपिक पढ़ा था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसने नहीं देखी है क्लास वो जाके डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास देखे, उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना जाके पूरी तरीके से हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। स्टमक में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उसमें ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कि हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। इस विलाई का काम होता है कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है स्टमक में, इसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को है, उन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ये विलाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस डाइजेस्टेड फूड में से विलाई जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में डाल देते हैं, हमारे ब्लड में डिसॉल्व कर देते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब जब वो हमारे ब्लड में डाल देते हैं, वो हमारा ब्लड क्या करता है, उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को, जो कि जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को है, उसको वो क्या करता है, उसको हमारी पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी कि बॉडी में जहां जहां उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उनको वो क्या करता है, वो देता है। क्यों? क्योंकि ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो ब्लड जो है वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला पॉइंट ये हुआ कि ब्लड ट्रांसपोर्ट्स the digested food in our body, ठीक है। जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसको हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है ये ब्लड करता है, ठीक है।
अगर ये ब्लड नहीं होगा तो वो फूड हमारा स्टमक में जाके डाइजेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी जरूरत हमारी पूरी बॉडी को है, बॉडी के हर एक सेल को है, ठीक है, उसका मतलब वहां से उस स्मॉल इंटेस्टाइन से हर एक सेल तक उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला फिर कोई नहीं होगा। अगर हमारी बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो उस डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। ये ब्लड ही है जो कि उस डाइजेस्टेड फूड को एक एक सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, ध्यान दीजिएगा, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां आपको समझाऊंगा कि जब हम सांस लेते हैं, वहां मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर जो है हमारे इस विंड पाइप, जिसको कि हम ट्रैकिया बोलते हैं, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, इस विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है, यानी कि फेफड़ों में जाती है। इस फेफड़ों में उस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एल्वियोली के थ्रू। हमारे फेफड़ों में जो है एल्वियोलीज होती हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाऊंगा तो वहां आपको डिटेल में समझ में आएगा कि हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, जो दो फेफड़े होते हैं हमारे इस चेस्ट में, ठीक है, रिब्स के अंदर एक फेफड़ा इधर होता है, एक फेफड़ा इधर होता है, यानी कि दो लंग्स होते हैं, ठीक है। इस लंग्स के अंदर छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम एल्वियोलीज बोलते हैं, ठीक है। इस एल्वियोलिस का काम क्या होता है कि जो हमने एयर को इनहेल किया है, जो हवा हमारे अंदर लंग्स में गई है, उस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देना, ठीक है। अब वो ब्लड क्या करता है कि उस ऑक्सीजन को लेके जाता है और हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, वो ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है, और जब वो वापस आ रहा होता है तो उन सारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल्स के लिए एज अ एक वेस्ट प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे सेल्स के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ब्लड क्या करता है कि जब वो जा रहा होता है, जब वो लंग्स से जा रहा होता है तो वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, ऑक्सीजन सारे सेल्स तक पहुंचाता है, और सारे सेल से जब वापस आ रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता आता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लाके फिर दोबारा हमारे लंग्स में छोड़ देता है, ठीक है। और हम फिर क्या करते हैं, जो हम एक्सहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस सांस को बाहर छोड़ने के माध्यम से हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको ये बात समझ में आई कि जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, और आते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट तो ये बन गए कि ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन यानी O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी कहीं ना कहीं ब्लड ही करता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ब्लड के हमने दो रोल देख लिए। पहला रोल ये है कि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हर एक सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है इसको भी हर एक सेल तक पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक सेल से लेके आके लंग्स तक छोड़ने का काम भी ब्लड ही करता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तीसरी चीज, अब देखिए, हमारी बॉडी में जगह जगह ग्लैंड्स होते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग जगह ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, या तो वो ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रीट करते हैं या फिर वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये हार्मोन्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का जो चैप्टर है हमारा बायो का, वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं और ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझें कि अलग अलग जगह जो होते हैं वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल का एक मतलब एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसका काम होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करना, ठीक है। और वो किसी फंक्शन को परफॉर्म कैसे करते हैं, कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं, उस लिक्विड के माध्यम से वो किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो जो लिक्विड सिक्रीट करते हैं उसी को हम हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगह ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स का काम होता है हार्मोन को सिक्रीट करना, ठीक है। अब इस हार्मोन की जरूरत जहां पर है वहां तक ले जाने का काम भी ब्लड ही करता है। सिक्रीट कहीं और से होते हैं लेकिन जरूरत कहीं और होती है, तो इस हार्मोन को सिक्रीट करने का काम भी जो है ये ग्लैंड्स ही करते हैं, ब्लड ही करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, blood transports the hormones in our body,
ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि ब्लड का जो मेन रोल है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि पूरी बॉडी में जो भी चीज यहां से वहां जा रही है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, उस सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा कहीं ना कहीं ब्लड ही कर रहा है। कभी ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, कभी ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, कभी जो है ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चौथी चीज, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो एक्सक्रीटरी, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में बनता है, जैसे कि यूरिया जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि लिवर सिक्रीट करता है, तो उस लिवर से उस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया को ये ब्लड क्या करता है, लेके जाता है किडनी तक, ठीक है, और किडनी में वो छोड़ देता है, फिर किडनी उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी चीज को यूरिन के फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो यूरिया का भी ट्रांसपोर्टेशन जो है लिवर से लेकर किडनी तक, ये भी कौन करता है, ये हमारा ब्लड ही करता है। हमारा ब्लड जो है वो यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन करता है लिवर से लेकर किडनी तक, ठीक है। लिवर की जरूरत, मतलब यूरिया की जरूरत हमारी बॉडी में नहीं होती है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसका एक्यूमुलेशन अगर हमारी बॉडी में हो जाए, अगर हमारी बॉडी में अगर यूरिया ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाए तो हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो यूरिया है एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हमें अपनी बॉडी से रिमूव आउट करने की जरूरत होती है, और इसको रिमूव आउट करने का काम कौन करता है, हमारे किडनीज करते हैं। लेकिन सबसे पहले उस यूरिया को लिवर से किडनी तक पहुंचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये जो ब्लड है ये उस यूरिया को लिवर से किडनी तक पहुंचाता है, फिर किडनी क्या करती है, उस यूरिया को यूरिन के फॉर्म में जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स the waste product urea from liver to kidneys। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनीज, ठीक है। जो यूरिया जो है इसको लिवर से लेकर किडनी तक पहुंचाने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो पांचवी और जो इंपॉर्टेंट चीज है, इन सारी चीजों से तो हमको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ब्लड का मेन रोल जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। हमारी बॉडी में कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है तो हम किसको याद करते हैं, ब्लड को याद करते हैं। ब्लड ही जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब जो पांचवी चीज है वो ये है कि ब्लड जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी का, जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, एक नॉर्मल जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में देखा जाए तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट मेंटेन करके रखने का काम किसका होता है, ब्लड का ही होता है। ब्लड जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड keeps the constant temperature of our body, ठीक है। जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे ब्लड के रोल हैं, ये हमारे ब्लड के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड की इतनी ज्यादा जरूरत है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो क्या क्या हमने रोल पढ़े। सबसे पहली चीज, ब्लड जो है हमारे फूड को, जो हमारा फूड जो कि डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरीके से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस फूड को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम हमारे ब्लड का होता है। ब्लड का दूसरा काम क्या होता है कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेके जाना और सारे सेल्स तक पहुंचाना, और आते वक्त सारे सेल से वेस्ट प्रोडक्ट लेके आना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना और हमारे लंग्स में लाके छोड़ देना। फिर लंग्स क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड ही करते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द हार्मोन्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उस हार्मोन्स को भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम किसका होता है, ये भी हमारे ब्लड का ही होता है। फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनी, हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिया, ठीक है, जो कि जनरली लिवर सिक्रीट करता है। तो
ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिया है इसको हमें अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की जरूरत है, लेकिन इसको हम अपनी बॉडी से कैसे निकालते हैं, ये किडनी का काम होता है। किडनीज क्या करते हैं, इस यूरिया को जो है यूरिन में मिला के और यूरिन के रास्ते जो है हमको ये जो है बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस यूरिया को हमारे लिवर से हमारी किडनी तक पहुंचाने का काम भी किसका होता है, ब्लड का होता है। ठीक है, ये ब्लड क्या करता है, इस यूरिया को हमारी किडनी तक पहुंचा देता है, फिर किडनी क्या करती है, उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद ब्लड कीप्स द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ब्लड जो होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। अगर ब्लड मतलब ना रहे, अगर ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट ना हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा हो जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट के अनुसार। अगर ज्यादा गर्मी का मौसम है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी गर्म हो जाएगा, और अगर ज्यादा ठंड का मौसम है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ब्लड ही है जिसकी वजह से हम चाहे गर्म मौसम में रहें या ठंडे मौसम में रहें, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड जो होता है हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक गिलास शरबत बनाना है, तो एक गिलास शरबत बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक गिलास शरबत बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज होगी वो होगा हमारा लिक्विड पार्ट यानी कि पानी, और दूसरी चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी वो होगा हमारा सॉलिड पार्ट यानी कि शुगर। ठीक है, इस पानी को जो कि लिक्विड पार्ट है और इस शुगर को जो कि सॉलिड पार्ट है, इसको जब हम मिला देंगे और इसको जब आप शेक कर देंगे, ठीक है, तो इससे जो है हमारा शरबत बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ब्लड को भी बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है हमारा लिक्विड पार्ट जिसको कि हम प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा सॉलिड पार्ट जिसको कि हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो जाके हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा कि शरबत बनता है सॉलिड और लिक्विड पार्ट को मिला के, उसी तरीके से हमारा ब्लड भी जो है वो दो चीजों को मिला के बनता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड का कॉम्पोजिशन जो होता है, ब्लड में भी दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा लिक्विड पार्ट, एक होता है हमारा लिक्विड पार्ट। ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, और जो हमारा जो सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो ब्लड होता है ये भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, एक सॉलिड पार्ट जिसको कि हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो लिक्विड पार्ट होता है ये ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी मात्रा लगभग 55 से 60% होनी चाहिए, 55 से 60% होना चाहिए। यानी कि हमारा ब्लड जितना भी होता है उस ब्लड में 55 से 60% तो लिक्विड पार्ट होता है यानी कि प्लाज्मा होता है, और बाकी जो बचा 40 से 45%, 40 से 45% जो है वो होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो ब्लड जो जिन दो चीजों से मिलकर बना होता है उसमें एक प्लाज्मा है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। प्लाज्मा की क्वांटिटी जो है वो 55 से 60% होनी चाहिए ब्लड में, या होती है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 40 से 45% होते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो प्लाज्मा है जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहली चीज वो होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोला जाता है इसको। और दूसरी चीज होती है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, या हम इसको व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। और तीसरी चीज होती है वो होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे ब्लड के सॉलिड पार्ट होते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। तो अब हम वन बाय वन करके इनको भी डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो पहले आप इतना अपनी कॉपी में लिख लें, उसके बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें आप इतना।
चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो कि कितना होता है, जो कि 55 से 60% होता है हमारे ब्लड का। हमारे ब्लड का 55 से 60% जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। चलिए सबसे पहला पॉइंट जो प्लाज्मा का है वो ये है कि प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड। जी हाँ, ये वही प्लाज्मा है। आपने सुना भी होगा अभी जो कोविड के जो कोविड का जो केस चल रहा था, तो इसमें आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति कोविड से जो पहले ठीक हो चुका है, मतलब अगर किसी को कोविड हुआ है और अगर वो कोविड से ठीक हो गया है, ठीक है, तो अगर वो अपना प्लाज्मा किसी को डोनेट कर दे, प्लाज्मा किसी को डोनेट कर दे जिसको कोविड हुआ है, ठीक है, तो उसको जिसको कोविड हुआ है वो ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मेरे को कोविड हुआ है और मैं कोविड से रिकवर हो चुका हूं, मैं कोविड से ठीक हो चुका हूं, तो मेरे ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, ठीक है। वो एंटीबॉडीज जो है वो बेसिकली आपको प्लाज्मा में मिलेंगे। तो जो प्लाज्मा अगर किसी को डोनेट कर दूं, ठीक है, डोनेट कर दूं, तो वो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में भी बन जाएंगे और वो बच जाएगा कोविड से, मतलब उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा डोनेट करने की जो आपने न्यूज सुनी थी, ये उसी प्लाज्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे ब्लड का एक कॉम्पोनेंट होता है। ब्लड का जो लिक्विड कॉम्पोनेंट होता है उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये एंटीबॉडीज वगैरह क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में हमने क्या देखा, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड, ठीक है। चलिए 1 मिनट जरा रुकिएगा। हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड। प्लाज्मा तो जो होता है ये हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का कलर क्या होता है, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस लिक्विड। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस लिक्विड। ध्यान से समझिएगा, देखिए प्लाज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ का मतलब आप समझते हैं, सूखी हुई जो घास होती है, जो सूखी हुई घास होती है उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। आपने देखा होगा जो कूलर की जो घास आती है, जब कूलर की जो नई नई घास आती है, जो कूलर में लगाते हैं हम घास, ठीक है, तो वो जब नई नई आती है तो उसका जो कलर आपने देखा होगा, उसका कलर कैसा होता है, हल्का सा लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी कलर का जो है हमारा प्लाज्मा होता है, उसी कलर का हमारा प्लाज्मा होता है जो कि हमारे ब्लड में डिसॉल्व होता है। अब आप सोचेंगे कि प्लाज्मा लाइट येलो कलर का होता है लेकिन ब्लड तो होता है हमारा ये रेड कलर का, ठीक है, तो वो कैसे हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड का रेड कलर जो होता है वो इस प्लाज्मा की वजह से नहीं होता है, वो इस प्लाज्मा की वजह से नहीं होता। प्लाज्मा तो लाइट येलो कलर का होता है, ब्लड का रेड कलर होता है आरबीसीज की वजह से। आगे आपको बताया जाएगा आरबीसीज के बारे में, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है। बट अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, यानी कि सूखी हुई घास के कलर का होता है। जो कूलर की जो घास होती है उसको समझ सकते हैं आप, सूखी हुई घास के कलर का होता है प्लाज्मा। और ये विस्कस होता है, विस्कस का मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस लिक्विड, ठीक है। तीसरी बात जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कंटेन्स जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा कंटेन्स 90 से, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा कंटेन्स 90 से 92% वाटर। प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर होता है, ठीक है, मतलब ज्यादातर हिस्सा प्लाज्मा का वाटर से मिलकर बना होता है। ऑब्वियसली लिक्विड पार्ट है तो उसमें वाटर का तो रोल होगा ही, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है इसमें 90 से 92% वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें 6 से 8% जो होता है वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से प्रोटीन होते हैं इसके बारे में अभी आपको डिस्कस मतलब आपके कोर्स में नहीं है, ये भी मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में होते हैं। जो मेन प्रोटीन्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। ये 3 प्रकार के प्रोटीन आप 11th-12th में आप पढ़ेंगे कि 3 प्रकार के जो मेन प्रोटीन है, हालांकि और भी होते हैं, जो मेन प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में वो होते हैं फिब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। बट इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखें कि प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, उसमें 90 से 92% तो वाटर होता है, 6 से 8% उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग होता है रिमेनिंग जो होता है वो क्या होता है, रिमेनिंग कंटेन्स मिनरल्स,
salts, minerals, salts और ग्लूकोज एटसेट्रा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या देखा कि हमारे प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% इसमें आपको पानी मिलेगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग होता है वो मिनरल, सॉल्ट्स, ग्लूकोज वगैरह, इन सब से मिलकर जो है हमारा प्लाज्मा बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्लाज्मा के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है प्लाज्मा के बारे में। और तो कुछ प्लाज्मा के बारे में लिखवाने की जरूरत नहीं है, नहीं और तो कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में आप इतना ही जाने कि प्लाज्मा जो होता है ये होता क्या है, हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, इसका रंग जो है हल्का पीले रंग का होता है जिसको कि हम स्ट्रॉ कलर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये हल्का पीले रंग का प्लाज्मा होता है और ये गाढ़ा लिक्विड होता है। इस प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, और बाकी जो बचा हुआ है वो मिनरल, सॉल्ट्स और ग्लूकोज वगैरह होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा के बारे में कहानी कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्लाज्मा को नोट करें आप, उसके बाद बताते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। चलिए, तो आई होप आपने प्लाज्मा लिख लिया होगा। चलिए, ये प्लाज्मा हो गया हमारा। अब इसके बाद, अब मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था कि हमारे ब्लड में, ध्यान दीजिएगा, हमारे ब्लड में मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा प्लाज्मा, जो कि 55 से 60% पाया जाता है, और दूसरे होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था कि ये होता है हमारा लिक्विड पार्ट, ये होता है हमारा सॉलिड पार्ट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ये 40 से 45% जो हैं ये होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी 3 प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हमने प्लाज्मा के बारे में स्टडी कर ली कि प्लाज्मा क्या होता है। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हेडिंग डालिए आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि चल क्या रहा है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हमारा ब्लड खत्म हो जाएगा तो ब्लड के बारे, ये ब्लड जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ने के बाद हमारा ब्लड खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्लड के बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितनी प्रकार की नसें होती हैं, कितनी प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आरबीसी, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको रेड ब्लड सेल्स, या इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोला जाता है, ठीक है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, या हम इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। ये मैं आरबीसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आरबीसी क्या है, एक प्रकार का फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो आरबीसी है, इसका सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे आप। देखिए, आरबीसीज का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी होता है। आरबीसी का दूसरा नाम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट्स भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी ये छोटा एस है, ये छोटा सा एस लिखा है मैंने, ठीक है। आरबीसीज are also called erythrocytes, erythrocytes। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये नाम बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कभी कभार आप जैसे कि आपने मान लीजिए अपना ब्लड का टेस्ट कराया किसी बीमारी के लिए, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में कभी कभार तो आरबीसी लिखा होगा या कभी कभार एरिथ्रोसाइट्स लिखा होगा, ठीक है। तो अगर आपको एरिथ्रोसाइट्स पता ही नहीं होगा कि एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपके ब्लड में आरबीसीज की संख्या कितनी है, या डब्ल्यूबीसीज की संख्या कितनी है, या प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है। इसलिए मुझे आपको इस दूसरे नाम को भी बताना पड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसीज का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। तो कभी कभी ब्लड रिपोर्ट्स में आरबीसी लिखा रहता है या कभी कभार एरिथ्रोसाइट्स लिखा रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो आरबीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरी चीज, these are नहीं, it is the most abundant
cells, it is the most abundant cells in our blood, it is the most abundant cells in our blood. हमारे ब्लड में आपको पता है कि 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये आपको पता है कि हमारे ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लेकिन इस आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे ज्यादा जो सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे आरबीसीज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन आवर ब्लड। ठीक है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में। कौन से? आरबीसीज। आरबीसीज जिसको कि हम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी होता है। ये जो आरबीसीज होते हैं ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स होते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इनकी संख्या कितनी होती है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरबीसी काउंट कितना होता है? आरबीसी काउंट जो होता है हमारी बॉडी में वो कितना होता है? आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 50 से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। यानी कि हम अपने ब्लड का अगर 1 मिलीमीटर क्यूब में अगर ब्लड ले लें, अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ब्लड ले लें, ठीक है, तो उस 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में जो आरबीसीज होंगे वो 50 से 55 लाख आरबीसीज पाए जाएंगे। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड की बात कर रहा हूं, पूरी बॉडी में सारे ब्लड की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट जब देखे जाते हैं तो हमेशा 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में ही देखा जाता है। आगे बात समझ में, उसी से अंदाजा लग जाता है कि आरबीसीज वगैरह नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आरबीसीज 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में हमारे आरबीसीज कितने होने चाहिए? 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख आरबीसीज होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कितने ज्यादा आरबीसीज होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आरबीसीज आर बायकॉन्केव डिस्क लाइक ऐसे लिखिए आप, द शेप ऑफ आरबीसी इज बायकॉन्केव। ठीक है, आरबीसी का जो शेप होता है, जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका जो शेप होता है वो बायकॉन्केव होता है। बायकॉन्केव मतलब आप समझते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपने देखा होगा बालूशाही जो मिठाई आती है, आपने देखा होगा जो बालूशाही होती है वो ऐसे गोल सी होती है लेकिन बीच में दबी हुई होती है। ठीक है, मतलब अगर उसको ऐसे वर्टिकली देखा जाए तो बालूशाही मिठाई जो है वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी। ठीक है, या अगर इसको फ्लैट देखा जाए तो बालूशाही मिठाई जो है कुछ ऐसी होगी, ऐसी। ठीक है, होती गोल है लेकिन बीच से थोड़ी सी दबी हुई होती है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जो है हमारे आरबीसीज होते हैं। हमारे आरबीसीज का जो शेप होता है वो ऐसा ही होता है, बायकॉन्केव। इस शेप को बायकॉन्केव बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी शेप के हमारे आरबीसीज होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आरबीसीज जो होते हैं वो बायकॉन्केव शेप के होते हैं। दूसरी बात, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आरबीसीज के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब ये न्यूक्लियस क्या है? आपने 9th क्लास में सेल चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, सेल के बारे में पढ़ा होगा, सेल चैप्टर में। ठीक है, बायो का सबसे पहला ही चैप्टर था सेल, उसमें पढ़ा था हमने कि सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। सेल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर एक लिक्विड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स तैर रहे होते हैं। उस ऑर्गन्स को सेल की भाषा में ऑर्गेनिल्स बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिल्स जो हैं उस लिक्विड में तैर रहे होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ईआर बोलते हैं, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं जो कि उस साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ये होते हैं सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चौथी चीज उसके बाद आरबीसीज आर रेड इन। अच्छा, आरबीसीज का जन्म कहां पर होता है? आरबीसीज का फॉर्मेशन कहां पर होता है? आरबीसीज का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे बोन मैरो में। बोन मैरो आप समझते हैं? ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं, जैसे हमारी जो थाइस की जो बोन होती है, ठीक है, जो थाइस की बोन होती है जिसको हम फीमर बोलते हैं, इस बोन के अंदर ये जो बोन होती है, आपने देखा होगा कि जो बोन होती है हमारी, जो बोन कुछ इस स्ट्रक्चर की होती है।
ठीक है। जो हमारी बोन होती है वो कुछ इस स्ट्रक्चर की होती है, और बोन को अगर यहाँ से मान लीजिए तोड़ दिया जाए तो बोन के अंदर खोखला होता है, खाली हिस्सा होता है, बिल्कुल हॉलो होता है बोन के अंदर, ठीक है। और उस हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर स्पंज जैसा जो है एक स्ट्रक्चर भरा होता है, जिसको कि हम बोलते हैं बोन मैरो। उस बोन के अंदर जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक स्पंज जैसा एक स्ट्रक्चर भरा होता है, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। मतलब इसके अंदर जो है ऐसे ऐसे बोन मैरो भरा होता है, ठीक है। इसके बारे में उन बच्चों को ज्यादा अंदाजा होगा जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं। तो नॉनवेज में जो बोन्स होती हैं, अगर आप उस बोन को तोड़ें तो उसके अंदर जो है वो खाली हिस्सा होता है, और उसके अंदर जो है आपने देखा होगा कुछ एक स्ट्रक्चर सा भरा होता है, उसी को हम बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। तो इस बोन मैरो का काम होता है इन आरबीसीज को बनाना, इस बोन मैरो का काम होता है इस आरबीसीज को बनाना। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसीज का फॉर्मेशन कहां पर होता है? बोन मैरो में, ठीक है। फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो क्या होती हैं? यहाँ पर ये मैंने गलती से मिटा दिया था, मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। ये जो अंदर जो डॉटेड बनाया है मैंने, यही होता है हमारा बोन मैरो, ठीक है। इस बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। आरबीसीज मरते कहां पर हैं? हमारी बॉडी में आरबीसीज कहां जाके मरते हैं, ठीक है। ये कहां डिस्ट्रॉय होते हैं, इनकी डेथ कहां होती है? डेथ ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज की डेथ कहां होती है? ध्यान रखिएगा, आरबीसीज की डेथ हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है, इस स्टमक के पीछे एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है स्प्लीन। स्प्लीन जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के पीछे जो है, किडनीज के ऊपर और स्टमक के पीछे एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है स्प्लीन। उस स्प्लीन में जाके ये आरबीसीज मरते हैं, ठीक है। ये सारे जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन सारे पॉइंट से एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, इन सारे पॉइंट से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसीज का फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो में। आरबीसीज मरते कहां पर हैं? जाके स्प्लीन में मरते हैं, ठीक है। इसीलिए स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, यानी कि आरबीसी की कब्र बोला जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है हमारे स्प्लीन को, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे आरबीसीज जो हैं ये कहां जाके मरते हैं? ये स्प्लीन में जाके मरते हैं, ठीक है। इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी की कब्र। हिंदी में इसको बोला जाए तो आरबीसी की कब्र बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी की डेथ होती है स्प्लीन में, ठीक है। और आरबीसीज जो होते हैं, आरबीसीज कितने दिन तक हमारी बॉडी में जिंदा रहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है, वो होता है 120 डेज। हमारी बॉडी में जो आरबीसीज जो हैं, जैसे मान लीजिए आज कोई आरबीसी अगर पैदा हुआ है, ठीक है, जो कि मतलब पूरी बॉडी में जो है हमेशा पूरे दिन जो है आरबीसीज का मरना और जिंदा होना ये चलता रहता है, ठीक है। कुछ आरबीसीज हमेशा मरते रहते हैं, कुछ हमेशा आरबीसीज जो हैं वो पैदा होते रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी आरबीसीज जो कि पैदा हुआ है तो वो उसकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है? 120 दिन वो जिंदा रहते हैं, 120 दिन के बाद वो जाके स्प्लीन में मर जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है वो होता है 120 डेज, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आरबीसी के बारे में? ध्यान दीजिएगा, आरबीसी जिसको कि हम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। आरबीसीज की जो गिनती होती है वो कितनी होती है? हमारे नॉर्मली हमारे बॉडी में आरबीसीज कितने होने चाहिए? 50 से 55 लाख आरबीसी होने चाहिए 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, ठीक है। उसके बाद आरबीसीज का शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है, ठीक है, बाइकॉनकेव होता है। न्यूक्लियस आरबीसीज में नहीं पाया जाता है। फॉर्मेशन कहां होता है आरबीसीज का? बोन मैरो में होता है। आरबीसीज की डेथ कहां पर होती है? स्प्लीन में जाके होती है, ठीक है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। लाइफ स्पेन कितनी होती है आरबीसी की? 120 दिन। 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहते हैं, ठीक है। आरबीसीज का कलर क्या होता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करिए, मतलब इसको लिखिए आप, फिर मैं इरेज करता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है आरबीसीज के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है आरबीसीज आर रेड इन कलर। आरबीसीज आर रेड इन कलर due to the presence of
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट, रेड कलर पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, आरबीसीज रेड कलर के होते हैं क्योंकि आरबीसीज के अंदर जो है एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज रेड होते हैं। और क्योंकि आपको बताया गया है कि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा जो सेल्स होते हैं वो आरबीसीज ही होते हैं, इसीलिए ब्लड का कलर भी जो है वो लाल हो जाता है। ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? इन आरबीसीज की वजह से होता है। और आरबीसीज भी रेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। दोबारा बता देता हूं, ब्लड का रेड कलर आरबीसीज की वजह से होता है, आरबीसीज की वजह से होता है। और आरबीसीज भी रेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? इस हीमोग्लोबिन की वजह से जो है आरबीसीज रेड कलर के होते हैं। ठीक है, आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ आरबीसी, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है? इस ऑक्सीजन को लंग से उठाता है और हमारे सारे सेल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता। ब्लड के अंदर जो आरबीसीज पाए जाते हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और सही तौर पर देखा जाए तो आरबीसीज का भी काम नहीं होता ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो इसलिए मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं इनका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो मेन फंक्शन ऑफ आरबीसीज क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ oxygen from lungs to all the cells of our body, ठीक है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को उठा के हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है? आरबीसीज का होता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ ली। अब सवाल ये है कि अगर हमारी बॉडी में, वैसे तो हमारी बॉडी में नॉर्मली आरबीसीज कितने होने चाहिए? 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 50 से 55 लाख आरबीसीज होने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी की वजह से अगर आरबीसीज हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में अगर आरबीसीज अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, increase in RBCs, increase in the number of RBCs। अगर हमारी बॉडी में आरबीसीज की संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो उससे हमको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। इस पॉलीसाइथीमिया नामक बीमारी में क्या होता है, मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूं। आपकी जो स्किन है, इस स्किन पे ऐसे रेड स्पॉट हो जाएंगे। आपकी स्किन पे ऐसे रेड स्पॉट हो जाएंगे, फेस पे भी रेड स्पॉट हो जाएंगे, मतलब पूरी बॉडी पे रेड स्पॉट हो जाएंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप गूगल पे डालिएगा पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, और जो इमेजेस वाला सेक्शन होता है उसमें इमेज देखिएगा, इमेज डली हुई है उस पे कि पॉलीसाइथीमिया नामक बीमारी में हमारी स्किन कैसे हो जाती है। रेड स्पॉट हो जाते हैं पॉलीसाइथीमिया में। ठीक है, अगर आरबीसीज हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो इससे हमको पॉलीसाइथीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो रेड स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर आरबीसीज हमारी बॉडी में कम हो जाए, अगर हमारी बॉडी में आरबीसीज कम हो जाए, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज, अगर हमारी बॉडी में आरबीसीज कम हो जाएं तो उससे भी एक बीमारी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अनीमिया। आपने नाम सुना ही होगा, अनीमिया नामक जो बीमारी है वो इसी आरबीसीज के कम होने की वजह से हो जाती है।
ठीक है। अनीमिया में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो है आरबीसीज की संख्या कम हो जाएगी, इससे आपको हमेशा पूरे दिन थकान सा फील होगा, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, ना पढ़ने का मन करेगा, ना कहीं जाने का मन करेगा, बस मन करेगा चुपचाप लेटे रहो, ठीक है। आप पूरे दिन लेटे रहेंगे, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा थकान महसूस होगा, मतलब फटीग महसूस होगा, ठीक है। तो ये जो है पहचान होती है आपकी अनीमिया की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारी बॉडी में आरबीसीज की संख्या कम हो जाए तो उससे अनीमिया बीमारी हो जाती है, अगर बॉडी में आरबीसीज की संख्या बढ़ जाए तो उससे भी बीमारी हो जाती है, जिसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आरबीसीज के बारे में पूरा डिटेल, ठीक है। अब हमारा आरबीसीज कंप्लीट हो गया, अब हमको पढ़ना है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।